हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अफसोस, बायोलॉजी स्टडी के सिंपल मेथड्स को आप मिस करते जा रहे हैं। तो बायोलॉजी स्टडी के सिंपल मेथड के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बायोलॉजी के इस सफर पर और आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसको 3 चरणों में बांटा गया था। यानी 3 घटनाएं वहां होती हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर? तो उसमें पिछले वीडियो में जो पहला इवेंट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो होने वाले इवेंट्स में पहला इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो है फर्टिलाइजेशन, इस वीडियो में उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स यानी नर और मादा युग्मकों का संलयन, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, उसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। जाइगोट, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाली पहली कोशिका होती है। चाहे जीव मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर, उसके शरीर का निर्माण उसी एक कोशिका से होना है। यानी कि हम अपनी भी बात करें, किसी भी बहुकोशिकीय कितने भी जटिल ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, तो उसके जीवन की शुरुआत या उसके बॉडी के फॉर्मेशन की शुरुआत जो है वो इसी एक कोशिका जाइगोट से हुई है, जो कि डिप्लॉयड होती है। क्लियर? अब फर्टिलाइजेशन अपने उपस्थिति यानी कि किस जगह वो हो रहा है, उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है या 2 प्रकार में बांटा गया है। जैसे अगर ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। और यदि ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर होता है निषेचन, तो उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? जैसा कि यहां पे लिखा गया है, तो पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। कहते किसे हैं? तो यहां जैसा कि दर्शाया गया है, फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एक्सटर्नल मीडियम। किसी बाहरी मीडियम में, किसी बाहरी सराउंडिंग्स में जब गैमेट फ्यूज करते हैं, या फर्टिलाइजेशन जब किसी बाहरी माध्यम में होता है ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर, यहां लिखा गया आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर किसी बाहरी माध्यम में जब फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, तो इस क्रिया को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब देखिए यहां लिखा गया है कि एक्सटर्नल मीडियम और यहां लिख दिया गया है वाटर। तो मैक्सिमम, अधिकांशतः ये होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जल में ही संपन्न होता है। कारण क्या है कि जो गैमेट हैं वो बहुत मात्रा में रिलीज होते हैं और फ्लोट करते हुए वो माध्यम बनता है वाटर, और फ्लोट करते हुए एक दूसरे के पास जाते हैं, और उस वाटर से उनके कुछ एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, वो ब्रेक करते हैं और तब जाकर के वो फ्यूज करते हैं एक दूसरे से। क्लियर? जैसा कि 11th में आपने एल्गी या ब्रायोफाइटा इन सब में देखा भी होगा कि कैसे वो जल के माध्यम से, जल की सहायता से वो आपस में फ्यूज करते थे गैमेट्स। क्लियर? अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। अधिकांश एल्गी यानी कि अधिकांश शैवालों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। फिशेज यानी मछलियों में, एम्फीबियंस यानी उभयचरों में। इतना ध्यान दीजिएगा, उभयचर जैसे एक मेंढक ले लीजिए, अगर उनको फर्टिलाइज करना होता है, ब्रीडिंग जब सीजन उनका आता है, तो मूव कर जाते हैं जलीय माध्यम की ओर, और वहां पे अपना जो गैमेट है वो रिलीज करते हैं, और फिर से वो गैमेट एक दूसरे से फ्लोट करते हुए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और फ्यूज होते हैं। तो भले से ही वो पृथ्वी पर भी रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं, लेकिन ब्रीडिंग टाइम में वो मूव कर जाते हैं जल में। क्लियर? अब क्या है, कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ लाभ भी हैं, एडवांटेज भी हैं, और कुछ डिसएडवांटेज यानी कि हानियां भी हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज में क्या लिखा गया कि सराउंडिंग मीडियम में गैमेट्स की विशाल संख्या मुक्त होती है। जो गैमेट्स हैं, अब ये देखिए होता क्यों है, क्योंकि वो बॉडी के बाहर हो रहा है, पता नहीं फ्लोट करते हुए एक दूसरे से फ्यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी नुकसान को की भरपाई करने के लिए लार्ज नंबर में यानी कि विशाल संख्या में वो गैमेट मुक्त होते हैं ऑर्गेनिज्म द्वारा,
और फ्लोट करते हुए एक दूसरे के पास पहुंचते हैं और फ्यूज करते हैं। तो इसीलिए पहला एडवांटेज क्या है कि विशाल संख्या में यानी कि लार्ज नंबर में जो एक्सटर्नल मीडियम है या सराउंडिंग मीडियम है उसमें गैमेट रिलीज होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, विशाल संख्या में ऑफस्प्रिंग्स निर्मित होते हैं। यानी कि जब विशाल संख्या में गैमेट रिलीज होंगे, विशाल संख्या में वो फ्यूज होंगे, तो विशाल संख्या में ऑफस्प्रिंग्स भी निर्मित होंगे। क्लियर? तो ये तो हो गया एडवांटेज, यानी कि लाभ कौन से हैं। अब हानियां कौन सी हैं? तो सीधी सी बात है कि बाहरी माध्यम में है, किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर नहीं है कि उसको लेकर के वो भाग सके, तो बाहरी माध्यम में फ्लोट कर रहे हैं तो कोई भी प्रीडेटर्स या शिकारी आएगा उसको खा जाएगा। तो डिसएडवांटेज में वही लिखा है कि अधिकांश ऑफस्प्रिंग्स शिकारियों के चपेट में आ जाते हैं, पहली हानि जो है। दूसरी हानि क्या है कि नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा के भी शिकारी हो जाते हैं। तो वही लिखा है प्राकृतिक आपदा के चपेट में आ जाते हैं, जो कि दोनों हानियां हैं। फर्टिलाइजेशन का अगला प्रकार है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन। ये होता क्या है वो देखते हैं। तो यहां जैसा लिखा गया है, फ्यूजन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन का मतलब सीधा सा है कि गैमेट्स का फ्यूजन यानी युग्मकों का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन। क्लियर? यहां लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन यानी गैमेटिक फ्यूजन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी मादा के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है यानी युग्मकों का फ्यूजन होता है, तो उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अधिकांश प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि जितने भी विकसित होते जाते हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन उनमें होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से ज्यादा सेफ होता है। किसके दृष्टिकोण से? प्रजनन के दृष्टिकोण से। इसमें क्षति होने के ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि फीमेल बॉडी में जो भ्रूण है या जो संतान है वो पलती है, तो उसे फीमेल बॉडी लेकर के कहीं भी कैरी कर सकती है। क्लियर? अगला क्या है कि इसमें इस प्रक्रिया में होता क्या क्या है, तो ओवम या एग किसे कहते हैं? फीमेल गैमेट को। जैसा कि पहले बताया गया है पहले वीडियोस में कि गैमेट दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक होता है होमोगैमेट या आइसोगैमेट जो एक ही तरह के होते हैं आकारकी में, और दूसरा होता है हेटेरोगैमेट या एनाइसोगैमेट जो आकारकी में भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। तो उनमें जो मेल गैमेट है उसको क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड या स्पर्म, और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? एग या ओवम। हिंदी क्या है कि अंड या डिंब। क्लियर? तो अंड या डिंब यानी ओवम और एग नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि अचल होते हैं। कोई ऐसी संरचना इनके अंदर नहीं पाई जाती है जिससे ये फ्लोट करते हुए आगे बढ़ सके। तो अचल होते हैं तथा फीमेल बॉडी में निर्मित होते हैं, यानी कि मादा के शरीर में निर्मित होते हैं और वहीं पड़े रहते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब क्या होता है कि स्पर्म्स या एंथ्रोजॉइड भी लिख सकते हैं, ये क्या है? मेल गैमेट है। वो कैसा होता है? मोटाइल होता है। यहां ये ध्यान दीजिएगा कि अधिकांशतः फीमेल गैमेट मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होते हैं और क्या करते हैं, जो एग तक पहुंचकर उन्हें निषेचित करते हैं, यानी कि वो फ्लोट करते हुए किसी माध्यम से वो पहुंचते हैं कहां? एग तक, और उसे फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब क्या है, सीड प्लांट्स, यानी कि सीड प्लांट्स मतलब दोनों आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं और जो पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब द्वारा एग यानी फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। ये पूरा का पूरा आप लोग थोड़ा सा 11th में इसके बारे में पढ़े होंगे। अभी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा तो ये चीजें और क्लियर होंगी। पॉलन ग्रेन क्या है, पराग कण क्या होते हैं, फिर से पॉलन ट्यूब क्या है, ये सारी चीजें वहां पे क्लियर होंगी। फिलहाल यहां जानिए प्रोडक्शन के दौरान होने वाले इवेंट्स में अगला इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन या निषेचन पश्च होने वाली घटनाएं या पश्च निषेचन घटनाएं। क्लियर? तो इसमें क्या है, सीधा सा कि जाइगोट का बनना, वही है निषेचन पश्च घटनाएं। वास्तव में देखिए निषेचन के दौरान जाइगोट ज्यों ही बनता है, यानी कि ज्यों ही बन के तैयार हुआ वो तुरंत पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में चला जाएगा। क्लियर? तो जाइगोट का बनना थोड़ा सा वो हिस्सा, और उसके बाद जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट जो होता है वो हिस्सा, वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है? तो अब यहां क्या लिखा गया कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट यानी युग्मनज कोशिका का बनना।
तो युग्मनज कोशिका के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग दी गई है, वो देख लेते हैं। जाइगोट यानी 2n यानी डिप्लॉयड, ये फिक्स है कि गैमिट हैप्लॉयड ही होगा और जाइगोट डिप्लॉयड ही होगा, ये फिक्स है। क्लियर। अगला क्या है कि इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में पहला जो पॉइंट दिया है कि वन सेल्ड यानी जाइगोट क्या है, एक कोशिकीय संरचना है, यानी कि एक कोशिका वाली संरचना है। दूसरा क्या है, डिप्लॉयड यानी द्विगुणित है, गुणसूत्रों के 2 सेट उसके अंदर पाए जाते हैं। अगला क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि पहले बताया गया है कि जाइगोट पहली कोशिका होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाली। तो जाइगोट क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, द्विगुणित होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली कोशिका होती है। ठीक है। अगला क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट कहां बनेंगे, बाह्य माध्यम में बनेंगे, क्योंकि शरीर के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। और वो बाह्य माध्यम मैक्सिमम क्या होता है, वाटर होता है। कह सकते हैं कि सामान्यतः वाटर ही होता है, कभी कभार एकाध ऐसे वो आ जाते हैं एक्सेप्शन, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मानव की बात करें तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण हो रहा है, तो शरीर के बाहर एक उसमें लैब में उसमें एक पात्र में उन दोनों को निषेचित कराया जाता है, स्पर्म और ओवम को, तो वो कृत्रिम तरीके से वो अलग है। इसीलिए यहां पे बाह्य माध्यम में हमेशा वाटर ही लिखा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक तरीके में वाटर ही होता है। क्लियर। अब क्या है, तो बाहर बनता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रॉग यानी कि मेंढक, एक एम्फीबियन है। अगला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब होगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो मादा है उसके यानी कि ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर जाइगोट बनेंगे। तो यहां इसीलिए लिखा गया है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट शरीर के अंदर बनता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो शरीर के अंदर होगा। फ्यूजन ऑफ गैमिट यानी कि गैमिटों का फ्यूजन या संलयन शरीर के अंदर होगा, तो अंदर बनेंगे जाइगोट। इसका उदाहरण क्या है, ह्यूमन। अगला है कि जाइगोट का डेवलपमेंट, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट कि जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट यानी कि जाइगोट बनने के बाद उसके बाद उसका डेवलपमेंट, विभाजन कैसे होता है, तो उसका डेवलपमेंट निर्भर करता है 2 चीजों पे, पहला इन्वायरमेंट पे और दूसरा ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के प्रकारों पर। तो यहां वही पॉइंट लिखा गया है कि जाइगोट का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के प्रकारों तथा इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। अब लाइफ साइकिल, ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के प्रकारों का मतलब क्या है वो समझिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन काल में अधिकांशतः किस प्रकार की कोशिकाओं या किस प्रकार के सेल्स से बनी हुई बॉडी को धारण करता है अधिकांश टाइम में। जैसे इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि वो किस प्रकार की कोशिकाओं का मतलब क्या है कि वो हैप्लॉयड कोशिकाओं से बनी हुई बॉडी को धारण किए हुए है अधिकतर अपने जीवन काल में, कि डिप्लॉयड कोशिकाओं से बनी हुई बॉडी को धारण किए हुए है। जैसे कि 11th में आप लोगों ने पढ़ा है कि एल्गी और फंजाई की बात करें तो उनकी बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉयड कोशिकाओं की बनी हुई। वहीं हायर प्लांट्स की बात करें या मानव की बात करें तो उनमें क्या है, उनकी बॉडी जो है, उनके अधिकांश लाइफ टाइम में उनकी बॉडी जो है वो डिप्लॉयड कोशिकाओं की बनी हुई होती है। हाँ, जब उनमें युग्मकों का निर्माण होता है बस वही शॉर्ट पीरियड के लिए हैप्लॉयड कोशिकाएं आती है, नहीं तो जो पूरी बॉडी है, जो मुख्य बॉडी है, वो उनका डिप्लॉयड सेल्स का बना हुआ होता है। तो इनको और डिटेल में देखते हैं अगले हेडिंग में, जब हम लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे कि इस दृष्टिकोण से लाइफ साइकिल कितने तरह के हो सकते हैं। सेल्स के प्रकार के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ साइकिल 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी अगुणित जीवन चक्र, और दूसरा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी द्विगुणित जीवन चक्र। अब इसका मतलब क्या है, सीधा सा है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है, शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा लाइफ साइकिल जिसके अंतर्गत जो जीव है वो अपने जीवन अवधि का मैक्सिमम टाइम ऐसे बॉडी को धारण करता है जो कि हैप्लॉयड सेल की बनी हुई होती है, तो उसे कहेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या है, अब देखिए इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनेंगे कैसे जाइगोट से, तो सीधा सा ये तो फिक्स है कि जाइगोट कैसे होते हैं, डिप्लॉयड सेल होते हैं। तो अब उनकी बॉडी बनी है कैसे कोशिकाओं की, हैप्लॉयड सेल की। तो अब उस जाइगोट को हैप्लॉयड बनाने के लिए, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाने के लिए क्या करना होगा, मियोसिस डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन होता है। तो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट मियोसिस द्वारा विभाजित होकर हैप्लॉयड संरचना का निर्माण करता है और उस संरचना का नाम क्या है, स्पोर। स्पोर क्या है,
वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़े हैं, और इसमें जो रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल टर्म पढ़ाया जा रहा था वहां भी पढ़े हैं। तो मियोसिस द्वारा विभाजित होकर हैप्लॉइड संरचना स्पोर्स का निर्माण करता है और उससे क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। अगला क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका भी शब्द वही बता रहा है कि जीव ऐसे वो जीवन चक्र जिसमें जीव क्या है कि उसका जो मुख्य बॉडी होता है या अधिकांश समय में, अपने जीवन अवधि के अधिकांश समय में वो ऐसे बॉडी को धारण किए रहता है जो कि डिप्लॉयड सेल की बनी हुई होती है, द्विगुणित कोशिका की बनी हुई होती है। तो अब सीधी सी बात है कि जाइगोट भी कैसा है, डिप्लॉयड है, और उसकी बॉडी भी डिप्लॉयड कोशिकाओं की बनी हुई है। तो अब कोशिकाओं की संख्या ही बस बढ़ानी है, तो कैसा डिवीजन चाहिए, तो माइटोसिस चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे संख्याएं तो बढ़ती हैं कोशिकाओं की, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या हूबहू उतनी ही बनी रहती है। तो यहां वही लिखा गया कि जाइगोट का क्या होता है, माइटोसिस द्वारा विभाजित होकर के जाइगोट एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसका नाम है एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो से अगले जीव का, नए जीव का निर्माण होता है। अब देखिए एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो या भ्रूण जिसे कहते हैं वो क्या है, जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो उस जाइगोट का क्लीवेज शुरू होता है, यानी कि विखंडन होता है या विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे कोशिकाओं का एक गुच्छा बनता है। और उन गुच्छे में, उस गुच्छे में जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में फिर मॉडिफिकेशन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे सुधार आते हैं, कई कई तरह के गुच्छे बनते हैं जिनसे अलग अलग तरह के टिश्यू और ऑर्गन्स बनेंगे। तो वो गुच्छा जो कि जाइगोट के बार बार सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन से बना है, मल्टीसेलुलर गुच्छा, उसी को कहते हैं क्या, एम्ब्रियो या भ्रूण। क्लियर? अब अगला क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सीधी सी बात है, उसी एम्ब्रियो के बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण उद्भिद या भ्रूणोद्भिद कहते हैं हिंदी। इसमें क्या लिखा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट बाई सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, यानी एम्ब्रियो का विकास या एम्ब्रियो का निर्माण फ्रॉम जाइगोट युग्मनज कोशिका से, किसके द्वारा, बाई सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। किस प्रकार का कोशिका विभाजन, अभी बताया गया है, माइटोसिस। और सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन यानी कोशिका विभेदन। कोशिका विभेदन का मतलब सीधा सा समझिए कि जब एक बड़ा गुच्छा बन जाता है कोशिकाओं का, तो उनमें अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल में अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होते हैं एक ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप के दूसरे टाइप का। इससे क्या होता है कि अलग अलग तरह के टिश्यू बनते हैं और उसी से अलग अलग तरह के ऑर्गन बनते हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।